सतीश प्रकाश जी, जाति गिनने से काम मिलेगा? वोट मिलेगा क्या, या काम गिनवाया जाए? नहीं नहीं, देखिए, ये आजकल जो चर्चा हो रही है इसमें आपको एक बात रखना पड़ेगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि किसी आदमी के सिर में दर्द हो और उसके पास उसका कोई इलाज ना हो, तो एक देसी तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसके पैर में हथौड़ा मार दें, तो वो सिर का दर्द भूल करके कहीं ना कहीं पैर के दर्द की जब को चला जाएगा। देखिए, इस देश में बड़ी गंभीरता के साथ एक माहौल बना। ये सच है कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी कहीं ना कहीं जातीय व्यवस्था के द्वारा तिरस्कृत है और इस देश के संसाधनों से दूर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बड़ा खुशी हुई कि मोहन भागवत जी ने इस बात को स्वीकारा, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये नहीं बताया कि जाति बनी क्यों। जाति बनाने के पीछे कहीं ना कहीं जो जाति बनाने वाले लोग थे उनका एक प्लानिंग थी कि एक किस तरीके से इस देश की एक बहुसंख्यक जनता को उनके जो हक है, उनके जो रसूख है, उससे दूर रखा जा सके। कौन थे जाति बनाने वाले लोग? जी, अरे पांडे जी, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा हूं सर, मैंने बस सवाल पूछा, कौन थे जाति बनाने वाले लोग आपके हिसाब से? आप सुनिए ना, देखिए मोहन, सुनिए ना, तो मैंने जाति बनाई ना मैं जाति का जांचदार हूं। मोहन भागवत जी जाति कैसे बनाते हैं? 1925 में आरएसएस बना और आरएसएस को 100 साल जानने में लग गए कि भगवान ने जाति नहीं बनाई, जाति यहाँ के ठेकेदारों ने बनाई है। दूसरी बात, 1927 में 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने बाकायदा मनुस्मृति को दहन करके इस देश के सामने स्पष्ट संदेश था कि जातीय व्यवस्था कुछ लोगों ने बनाई, कुछ तथाकथित लोग। अरे वो कुछ लोग कौन थे सतीश प्रकाश जी? बोलिए ना सर, आपके हिसाब से पंडित कौन है? पंडित ब्राह्मण या पंडित विद्वान? सुनिए 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 सुनिए, देखिए देखिए देखिए, मुझे ज्यादा नहीं पता। देखिए, आरएसएस के जो स्पोक पर्सन है संगीत रागी जी हैं, मोहन भागवत जी से टेलीफोन करके ये पूछे और उनसे अच्छी तरीके से पता कर। अरे आप अपनी विचारधारा बताइए ना सर, संगीत रागी को जो करना होगा वो कर लेंगे। अरे मैं सुनिए ना, मेरी बात को सुनिए सर, नाराज मत होइए। देखिए, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूं। जी जी जी, देखिए सर, बड़ी गंभीरता के साथ तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, तमाम जो सरकारी संस्थाएं, उनके ऊपर एक चर्चा बनी। एक लोग हैं जो इस देश से बहुत दिन तक दूर थे, उनके मन में एक आस जागी है, अगर भारत में अम्बेडकर जी ने महार जाति के अंदर जो ऊंच नीच था उसे खत्म कर पाए थे क्या? वो भी खत्म नहीं पाए थे। रागी जी, अरे कम से कम बाबा साहब जी को आप कहते हैं, तो मैं तो बाबा साहब जी को ही उद्धृत कर रहा हूं। जी 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 जी, मैं बता रहा हूं सर, आप ही की बात बता रहा हूं सर। देखिए, बड़ी गंभीरता के साथ इस देश में चर्चा है और ये तीसरी आजादी की लड़ाई है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। लड़ेंगे लोग। मेरी रगों में बाबा साहब का खून है, मेरी रगों में नीला खून है। ये नीली क्रांति का आगाज है। इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित आपसे हिस्सेदारी मांगेगा। अब वो समय आ गया है कि इस देश के संसाधनों तो किसी ने मना किया है क्या किसी को हिस्सेदारी देने से? 40% सतीश प्रकाश जी, किसी ने मना किया है क्या हिस्सेदारी देने से? अरे सुनिए ना, अभी मोहन भागवत जी बताएंगे ना, सरकार तो नहीं, आप बताइए ना सर, अभी किसी मोहन भागवत जी ने मना किया या किसी भी दल के किसी नेता ने मना किया क्या? नहीं, आप सुनिए ना, हाँ मना किया है। किसने मना किया? कब कहा? प्रधानमंत्री जी को कब कहा कि फला जाति को फला अधिकार नहीं मिलेंगे? सर आप कोट कर दीजिए। सर है तो कोट करिए ना सर, बयान बताइए, किस नेता ने कब कहा फला जाति को फला अधिकार नहीं मिलेंगे? सर, इस देश का तमाम पिछड़े, क्या नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग से नहीं आते? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तमाम लोकसभा के पटल पे ये कहा कि मैं पिछड़ा हूं। अगर वो पिछड़े हैं और पिछड़ों के नाम पे वोट लेते हैं, ये कहानी बहुत पुरानी है, ये कहानी बहुत पुरानी है। आप पंडित वाले शब्द पर, जिस पर मैं आपकी व्याख्या पूछ रहा हूं, बहुत आसानी से आप स्किप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये स्किप करने नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल ये स्किप नहीं करने दूंगा। हर्षवर्धन जी, एक बार एक टिप्पणी हर्षवर्धन जी की हो जाए।